तो भारत का बजट 2026 आ गया है। अब ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि सरकार हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करने वाली है। अब अगर सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण सुना जाए तो लगता है कि अरे वाह, भारत तो एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। एक ऐसी तस्वीर पेश की गई है जिसमें भविष्य में जबरदस्त तरक्की होने वाली है। मतलब घोषणाओं की तो जैसे लहर आ गई थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क और यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लैब्स। लिस्ट इतनी लंबी है कि एक पल को तो लगता है कि बस कुछ ही सालों में भारत एक विकसित देश बनने वाला है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। देखिए, बजट सिर्फ बड़े बड़े ऐलानों के बारे में नहीं होते, उनमें असली आंकड़े भी होते हैं। तो घोषणाएं एक कहानी कहती हैं, लेकिन नंबर्स यानी आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये आंकड़े, ये नंबर्स असल में क्या कहानी बता रहे हैं। चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं और हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिससे मिडिल क्लास टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, इनकम टैक्स। उम्मीद तो ये थी कि भाई टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिलेगी, थोड़ी जेब हल्की होगी, लोग ज्यादा खर्च करेंगे। पर हुआ क्या? इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। उल्टा जो लोग शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT और बढ़ा दिया गया। और इसका असर फौरन दिखा। बजट भाषण खत्म होते होते सेंसेक्स 2800 पॉइंट नीचे गिर गया। जाहिर है बाजार को ये पसंद नहीं आया। अच्छा, अब टैक्स से थोड़ा हटकर पूरे देश के पैसों का हिसाब किताब देखते हैं। मतलब सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और फिर जाता कहाँ है। अब ये चार्ट देखिए, बड़ा दिलचस्प है। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 24% उधार से आता है। मतलब हर 100 रुपए में से 24 रुपए कर्ज के हैं। और उसके ठीक बाद 21% हिस्सा आता है हम जैसे लोगों के इनकम टैक्स से। और ये पैसा खर्च कहाँ होता है? एक बड़ा हिस्सा तो राज्यों को जाता है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि दूसरा सबसे बड़ा खर्चा कर्ज पर सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है। सोचिए, पूरे बजट का लगभग 20% यानी हर 5 में से 1 रुपया सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। चलिए अब इस विश्लेषण की दिल में उतरते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ जरूरी सेक्टर्स में जो वादे किए गए और जो पैसा असल में दिया गया, उसमें कितना बड़ा फासला है। शिक्षा की बात करते हैं। नई नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप की घोषणाएं तो हुई हैं, लेकिन जरा ये देखिए, 1964 में, आज से 60 साल पहले, कोठारी कमीशन ने कहा था कि GDP का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। लेकिन आज भी हम 3% से नीचे ही हैं। 60 साल का इंतजार और लक्ष्य अभी भी आधा अधूरा है। हेल्थ सेक्टर में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। बातें हो रही हैं मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की, जो बहुत अच्छी बात है, पर WHO कहता है कि अपनी GDP का 5% हेल्थ पर खर्च करो, और हम कहाँ हैं? लगभग 2% पर। मतलब जो रेकमेंड किया गया है उसके आधे से भी कम। अब शहरी विकास की बात करें तो वादे बड़े शानदार हैं। नए इकोनॉमिक रीजन बनेंगे, हाई स्पीड रेल चलेगी। सुनने में तो भविष्य की तस्वीर एकदम चमकती हुई दिखती है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। असलियत ये है कि शहरी विकास के बजट में पिछले साल के मुकाबले 11.6% की कटौती कर दी गई है। जी हाँ, बढ़ोतरी नहीं, कटौती। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स। आसान भाषा में ये वो पैसा है जो सरकार सड़क, रेलवे, पोर्ट्स जैसी लॉन्ग टर्म चीजें बनाने पर खर्च करती है, जिनसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। कृषि बजट में मामूली सी बढ़ोतरी, जो ज्यादातर किसानों के लिए ना के बराबर है। प्रदूषण कंट्रोल का बजट तो घटा ही दिया, और कमाल की बात यह है कि पिछले साल जो पैसा मिला था उसका 2% भी खर्च नहीं हो पाया। और बेरोजगारी, उसके लिए कोई बड़ा डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं, बस कुछ इनडायरेक्ट स्कीमें। अब बात करते हैं दुनिया भर में चल रही उथल पुथल की। ट्रेड वॉर्स, AI रेवोल्यूशन, इन सब से निपटने के लिए बजट में क्या है? तो देखिए, ग्लोबल ट्रेड में जो दिक्कतें चल रही हैं, उनसे निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना और विदेशी डेटा सेंटर्स को 20 साल की टैक्स की छुट्टी देना, ये सब उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।
लेकिन डेटा सेंटर्स वाली बात पर कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं। देखिए, इन सेंटर्स को चलाने के लिए बेहिसाब बिजली और पानी लगता है। मिट्टी और पानी के प्रदूषण का भी खतरा है। तो सवाल ये है कि विदेशी कंपनियों को 20 साल की टैक्स छूट देकर क्या हम लंबे समय में अपने ही संसाधनों की बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहे हैं? तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक पैटर्न साफ नजर आता है। और वो पैटर्न क्या है? वो ये है कि एक तरफ तो है भाषण, जिनमें सुनने में बहुत अच्छी लगने वाली घोषणाएं हैं, नई नई स्कीमें हैं, और दूसरी तरफ हैं आंकड़े, जो ये बताते हैं कि जमीनी स्तर पर शायद उतना बड़ा बदलाव न आ पाए। और ये कोई नई बात नहीं है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, 10 साल पहले के बजट में भी बड़े वादे थे। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, और आज उनका क्या हाल है ये हम सब देख ही सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब हम किसी बजट को देखते हैं तो असली कहानी कौन बताता है? जोशीला भाषण या फिर वो ठंडे बेबाक आंकड़ों वाली स्प्रेडशीट?